गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट और बीए ऑनर्स पार्ट सेकंड के पाँचवें पेपर के मेरे प्रिय युवा साथियों, हम लोग यूनानी दर्शन के दूसरे मजबूत आधार स्तंभ की बात कर रहे हैं, अरस्तु की। पहला राजनीति वैज्ञानिक, बात को तर्कपूर्ण तरीके से रखने वाला, भावुकता कम है। अरस्तु के विचारों में आपको इमोशनल जो कॉन्सेंट है वो कब मिलेगा? शुद्ध तर्क और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और यही कारण है कि इसी वजह से इस 400 किताबों के लेखक को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहा गया है, क्योंकि कहीं पर भी उन्होंने तर्क को भावनाओं पर कुर्बान नहीं किया है। प्लेटो कई बार कर गए हैं, कई बार सुकरात भी ऐसा कर गुजरे हैं, लेकिन एरिस्टोटल या अरस्तु हमेशा तर्क का दामन पकड़े हुए रहे हैं। कल हमने अपने व्याख्यान में उनके राज्य संबंधी विचारों की बात की थी। आज बात करेंगे उनके नागरिकता या सिटीजनशिप के विचारों की। अब देखिए, अंदाज लगाइए कि 2,500 वर्ष पहले ये व्यक्ति नागरिकता की बात कर रहा है कि हर व्यक्ति को जो आपके राज्य में निवास करता है उसको वो निवासी तो मान रहे हैं, पर नागरिक नहीं, क्योंकि नागरिकता के लिए, इसको देने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए वो कुछ मूलभूत गुण आवश्यक मानते हैं। वे कौन से हैं, इसकी हम चर्चा आज के इस व्याख्यान में करेंगे। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों के बारे में कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। नागरिकता के संबंध में उन्होंने शुरुआत नेगेटिव या निषेधात्मक संदर्भों से की है। इसका आशय यह है कि कौन नागरिक नहीं है, उसमें उन्होंने कुछ बिंदु रखे हैं, कुछ तर्क दिए हैं। जैसे पहला बिंदु है कि केवल आप किसी भूमंडल पर निवास करते हैं, इस आधार पर वहां के नागरिक हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ मौलिक गुण आप में होने चाहिए। अगला बिंदु, अभियोग चलाने का अधिकार आपको नागरिक नहीं बनाता है कि आप मुकदमा चला सकते हैं या लड़ सकते हैं या किसी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं, इस आधार पर आपको नागरिक मान लिया जाए, ये भी नहीं है, क्योंकि ये अधिकार आप किसी संधि के तहत विदेशियों को भी दिए जा सकते हैं। आप तुलना करें कि यदि आज के समय की हम बात करें तो आजकल की जो देशों की सीमाएं हैं वो कठोर हैं। आप यदि यूरोप के देशों को देखें ना, तो वहाँ आज भी सॉफ्ट बॉर्डर्स हैं। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए नियम कायदे कानून उतने सख्त नहीं हैं जितने कि अन्य देशों में। और एक देश के निवासी या नागरिक दूसरे देश में जाते हैं, और कई देश ऐसे भी हैं कि जहाँ पर एक कॉमन सिटीजनशिप या लॉ काम करते हैं। तो अरस्तु इस बेस पर ये कहते हैं कि केवल आपको अभियोग चलाने का अधिकार मिल गया इसलिए आप नागरिक हो गए, आवश्यक नहीं है। अगला बिंदु जो वो कहते हैं कि जिससे नागरिकता छीनी गई है वो भी नागरिक नहीं है। आप देखते होंगे, आपने अगर बचपन में अपनी दादी या नानी से या अपने पेरेंट्स से कहानियां सुनी हो या पढ़ी हो, तो एक जिक्र आपने जरूर पुरानी कहानियों में सुना होगा या पढ़ा होगा, देश निकाला दिया जाना, कि राजा ने उसको देश से निकाल दिया। देश निकालने का आशय यही होता था कि आपसे आपकी नागरिकता ले ली गई, वापस छीन ली गई है। तो अरस्तु का कहना यह है कि जिन लोगों को से नागरिकता छीन ली गई है वो भी नागरिक कहलाने के योग्य नहीं है। अगला बिंदु वो कहते हैं कि किसी राज्य क्षेत्र में जन्म लेने
या वहाँ के किसी नागरिक की संतान होने से भी आपको नागरिकता नहीं मिल जाती। आप देख रहे होंगे वो लगातार नागरिकता के जो नकारात्मक बिंदु हैं उन पर आगे बढ़ते जा रहे हैं कि कौन नागरिक नहीं हो सकता। अब जब ये सारी बातें हुई तो फिर अरस्तू ने इसके आगे व्याख्या की है अपनी किताब पॉलिटिक्स में कि फिर नागरिक कौन है। ये तो वो लोग हुए कि जिनको नागरिकता नहीं दी जाएगी या नहीं मिलेगी, तो नागरिक होंगे कौन? इस पर उनका कहना यह है वो व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन और राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। यानी विधि निर्माण और जो न्याय संबंधी कार्य हैं, जो व्यक्ति इनमें स्थायी रूप से भाग लेने के लिए अधिकृत है वो नागरिक है। अब यहाँ पर मैं दो शब्द बताता हूँ आपको। कई बार आपके जो छोटे सवाल हैं वो उसे पूछे जाते हैं। एक शब्द आता है एथेंस की शासन प्रणाली में, इक्लेशिया। नोट कर लें, इक्लेशिया। इसका कार्य होता था कि ये शासन संबंधी कार्यों में सलाह देने के लिए एक राज्य की सभा हुआ करती थी। और दूसरा है हेलिया। हेलिया संस्था वो थी जो न्याय संबंधी कार्य करती थी और 30 वर्ष से अधिक आयु के जो नागरिक थे वो इस हेलिया का हिस्सा हुआ करते थे। अब अरस्तू ने नागरिकता के कुछ आवश्यक गुण माने हैं। हमने इससे पहले पढ़ा कि वो नकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ता है कि कौन नागरिक नहीं होंगे। अब वो उसके बाद में इस बात पर आता है कि नागरिकता किन को दी जाएगी या किन के पास नागरिकता होनी चाहिए। यानी नागरिकों के गुण। पहली शर्त वो ये कहता है कि उसके पास एक तर्कपूर्ण मस्तिष्क होना चाहिए, विकसित बुद्धि, नैतिक शक्ति और क्षमता। देखिए, न्यायिक कार्य और प्रशासनिक कार्य इनमें हिस्सा लेना, यदि इनमें कोई कमी है तो आलोचना करना, सुझाव देना, ये आसान कार्य नहीं होते। शासन प्रक्रिया में यदि आपको हिस्सा दिया जाता है और आपसे किसी विषय पर आपकी राय मांगी जाती है तो ये जो अरस्तू ने 3 चीज़ें बताई ना, कुशाग्र बुद्धि, विवेक और सही को सही और गलत को गलत साबित करने की क्षमता, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और नागरिक में ये होनी चाहिए। यदि किसी के पास ये नहीं है तो अरस्तू उनको नागरिकता नहीं देते हैं। अगला बिंदु ये बड़ा विशिष्ट है। अरस्तू ने कहा है कि नागरिकता उन्हें मिलनी चाहिए जिनके पास अवकाश हो। ध्यान रखिएगा, अवकाश का यहां अर्थ लेजर से है, ना कि लीव से या छुट्टी से। अवकाश का आशय यह है कि आपकी जो वृत्ति है, आप व्यापारी हो सकते हैं, पशुपालक हो सकते हैं, कृषक हो सकते हैं, राज्य के कर्मचारी अधिकारी हो सकते हैं। कोई भी कार्य जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आप करते हैं वो तो आपका कार्य है, आपका आर्थिक कार्य है, और उसमें जो आपको आराम मिलता है वो अवकाश नहीं है। अरस्तू का मानना यह है कि वो व्यक्ति कि जो अपने रोजमर्रा के कार्यों से अलग हटकर अपनी रुचि के कार्य करने के लिए जिनके पास जो समय दे पाए, ये अवकाश है। और जिनके पास अवकाश है वही नागरिक होने के अधिकारी हैं। सबको अवकाश नहीं मिलता तो भले वो राज्य में निवास करते हों लेकिन वो नागरिकता के अधिकारी नहीं है। अगला बिंदु, अरस्तू कुछ लोगों को, समाज के कुछ वर्गों को नागरिकता से दूर रखता है। वो कौन कौन सी हैं आप सुने। पहला, संपत्ति विहीन व्यक्ति। अब यहां इसको आप समझिए, संपत्ति विहीन व्यक्ति उसकी दुर्बलता नहीं है। आपके पास संपत्ति नहीं है, ठीक है, कारण हो सकते हैं,
लेकिन इसका आशय ये निकलता है कि एक तो आप में क्षमता नहीं है, दूसरा आप राज्य को कर नहीं देते हैं, क्योंकि जब संपदा ही नहीं है तो आप कर कहाँ से देंगे। और इसका आशय माना जाता है अरस्तू के मुताबिक कि व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर है, तो वो संपत्तिहीन व्यक्तियों को या जो राज्य को कर नहीं चुकाते हैं उनको नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है। अगला बिंदु, दास। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय दास प्रथा चलन में है। घर के जो निम्न श्रेणी के कार्य हैं या जिससे कि स्वामी को अवकाश मिल सकता है, उन कार्यों को करने के लिए दास रखे जाते थे। ये दास आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि या तो युद्धबंदी हुआ करते थे और या फिर मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति हुआ करते थे जो अपना पोषण स्वयं नहीं कर सकते, जिनके लिए ज़रूरी है कि उनके ऊपर किसी का हाथ रहे, कोई उनका शारीरिक और मानसिक ख्याल रखे। अरस्तु इन दासों को कमजोर मानते हैं मानसिक रूप से और इनको भी वो नागरिकता नहीं देते। तीसरा बिंदु, श्रमिक वर्ग को। अरस्तु का मानना यह है कि श्रमिक वर्ग अपनी रोजी रोटी कमाने में ही इतना व्यस्त रहेगा कि उसके पास अवकाश नहीं होगा, और जब अवकाश होगा तो वो उस समय में केवल विश्राम कर सकता है, कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता, कोई मानसिक या शारीरिक श्रम की उम्मीद उससे और नहीं की जा सकती। इसलिए वो श्रमिकों को भी नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है। अगला बिंदु, ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। संपत्ति प्राप्त करने के लिए जो अप्राकृतिक उपायों को अपनाता है, देखिए संपत्ति प्राप्त करने के तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन बगैर श्रम के जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे अरस्तु परिश्रम द्वारा प्राप्त संपत्ति नहीं मानते। उदाहरण के लिए रुपया ब्याज पर देना, अचानक कोई आपने लॉटरी खरीदी या कोई आपने जुआ खेला और आपका दाव लग गया, पैसा आपको मिल गया। अरस्तु इस तरह जो संपत्ति अर्जित करते हैं उनको, यानी जो अप्राकृतिक तरीकों से संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं, नागरिकता देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। अगला बिंदु, ये थोड़ा गलत आप मान सकते हैं, वो स्त्रियों और बच्चों को नागरिकता नहीं देते। उनका मानना ये है कि ये शारीरिक और मानसिक रूप से पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होते हैं, इसलिए इन्हें नागरिकता नहीं दी जा सकती। और अगला बिंदु, जो वृद्ध हैं, अरस्तु उनको भी नागरिकता नहीं देते। धन्यवाद।